हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जीआरएफ, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चंस आपके सोशियोलॉजी से होंगे एंड लास्ट के जो 10th क्वेश्चंस होंगे वो आपके जीएस से रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर मार्क्स। ये जो बुक है वो पूछी गई है किसकी है। फॉर मार्क्स बुक किसकी है। मैक्स वेबर है ऑप्शन में, मैक्स मूलर, लुइस अल्थूजर एंड पार्सन्स। तो यहाँ पर फॉर मार्क्स ये बुक्स किसकी है, लुइस अल्थूजर की है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम शोषण के मद्देनज़र भारतीय कृषक समाज ने वास्तव में वर्ग चरित्र का रूप ले लिया है, यह तर्क दिया है। ऑप्शन में है उत्सा पटनायक, ए आर देसाई, ए रुद्र और लास्ट में क्या है, ए जी फ्रैंक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का, उत्सा पटनायक हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्सा पटनायक, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने पहली बार भारत में एक औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किया तथा सांख्यिकी अवधारणाओं और साधनों का प्रयोग किया। ठीक है, पहली बार भारत में एक औद्योगिक नगर का सर्वे किया है और सांख्यिकी अवधारणाओं और साधनों का प्रयोग किया है। ऑप्शंस में है लुइस वर्थ, डी एन मजूमदार, माल्थस, किंग्सले डेविस। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी एन मजूमदार हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है। अब ये कहना किसका है, किसने कहा है कि समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा अगर हम देखें तो जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, उनके जो सामाजिक सिद्धांत हैं जो उन्होंने दिए हैं, उन सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है। तो ये कहना किसका है। ऑप्शंस देख लीजिए, बोगार्डर्स है, आंद्रे बेत्ते हैं, कूले हैं और मर्टन हैं। तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई बोगार्डस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ स्ट्रैटेजी। ऑप्शंस, ये जो बुक है उसके लेखक कौन है ये बताना है। ऑप्शंस में है एन ओकले, जे बटलर, एम एल दांतवाला, के सारदामनी। तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम एल दांतवाला हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की एक उप प्रक्रिया है। अब ये किसका कहना है। ऑप्शंस देखिए, एम एन श्रीनिवास, इमाइल दुर्खीम, गिडेंस, योगेंद्र सिंह। तो यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की ही एक उप प्रक्रिया है, ये कहना योगेंद्र सिंह का है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागा, गोंड, टोडा तथा भील जनजातियों में से एक में बंदीकरण द्वारा विवाह लोकप्रिय रहा है। ऑप्शंस देख लीजिए, अब इनमें से कौन सी जनजाति है जिसमें बंदीकरण द्वारा विवाह देखने को मिलता है। तो गोंड जनजाति, नागा जनजाति, भील जनजाति या फिर टोडा जनजाति। तो ऑप्शंस यहाँ पर राइट आंसर क्या है, नागा जनजाति। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना है। संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना है किसने। ऑप्शंस देखिए, सीमेल, पार्सन्स, मैकेवर एंड पेज, इमाइल दुर्खीम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पार्सन्स। पार्सन्स ने संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं बताया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेहरनड्रॉफ क्या कहते हैं कि हर समाज में ही संघर्ष के बीच छुपे होते हैं। ठीक है, डेहरनड्रॉफ क्या कहते हैं, समाज में ही संघर्ष के बीच छुपे होते हैं। और यहाँ पर संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं मान रहे हैं कौन, पार्सन्स। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से समुदाय की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन में है भूभाग, सामाजिक संबंधों का समूह, हम की भावना और भाषा। तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया है कम्युनिटी की। ठीक है, समुदाय की विशेषता नहीं है ये पूछा गया है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर,
ऑप्शन डी भाषा, ठीक है, ये नहीं है। बाकी के तीन हो जाएंगे। भूभाग है, ठीक है, निश्चित क्षेत्र होता है, सामुदायिक भावना होती है यानी हम की भावना, सामान्य जीवन संस्कृति होती है, एक विशिष्ट नाम होता है, इसकी उत्पत्ति खुद ही होती है, स्वतः विकास होता है, स्थायित्व देखने को मिलता है, ठीक है, मनुष्यों का समूह होता है, मूर्त रूप होता है, देख सकते हैं, उसके उद्देश्य व्यापक होते हैं, एक समान नियम व्यवस्था होती है, आत्मनिर्भरता भी देखने को मिलती है, ठीक है, ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती बल्कि अनिवार्य सदस्यता होती है, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं थी समुदाय की, इन्हें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है प्रारूप चेतना की जो अवधारणा है वो व्यक्ति की है, यानी कि जो प्रारूप चेतना है उसकी जो अवधारणा है वो किसने दी है? आर मर्टन, मैक्स वेबर, एफ.एच. गिडिंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिडिंस का है, ठीक है। प्रारूप चेतना कॉन्सेप्ट किसका है? गिडिंस का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने मनुष्यों के बीच पारस्परिक संबंधों को समूह कहा है? मनुष्यों के बीच में जो पारस्परिक संबंध होते हैं उसको समूह कहा है। ऑप्शंस में है अगस्त कॉम्ट, फिक्टर, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मैकेवर एंड पेज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर मैकेवर एंड पेज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यह किसका कहना है कि कृषि आधारित पेशों की जगह औद्योगिक पेशे को अपनाना ही नगरीकरण है, ठीक है। और यहाँ पर जॉनसन का क्या था? जॉनसन ने समूह के निर्माण के लिए आपसी सहयोग को आवश्यक बताया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि मनुष्यों के बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है उसको समूह कहा है मैकेवर पेज ने। और जॉनसन का इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है समूह के निर्माण के लिए कौन आपसी सहयोग यानी कि उनके बीच में सहयोग पाया जाए उसको महत्वपूर्ण बताया है, महत्वपूर्ण तत्व बताया है, तो जॉनसन ने बताया, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यह किसका कहना है कि कृषि आधारित पेशों की जगह औद्योगिक पेशे को अपनाना ही नगरीकरण है, ठीक है। कृषि आधारित पेशों की जगह औद्योगिक पेशों को अपनाना ही नगरीकरण कहलाता है। अब किसने कहा है? ऑप्शंस में है मिशेल, डी.एफ. पोकाक, बोसांके, ई.ए. रॉस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोसांके हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के व्यवसायों तथा उद्योग धंधों के आधार पर जाति प्रणाली की उत्पत्ति हुई है। अब ये तर्क किसका है? ऑप्शंस में है हट्टन, नेस्फेल्ड, मार्क्स, रॉबर्ट पार्क। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किसका कहना है? नेस्फेल्ड का कहना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नेस्फेल्ड का ये कहना है। और जाति उत्पत्ति के अगर प्रजाति सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत किसने दिया हुआ है? रिजले ने, घुरिये ने दिया है, मजूमदार ने दिया है। और व्यावसायिक सिद्धांत तो नेस्फेल्ड का हो ही जाएगा। जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत की बात आए तो इसमें होकार्ट एंड सेनाट का नाम आता है। जाति उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत की बात आती है पूछा जाए तो अबे डुबाए हो जाएंगे उसमें। जाति उत्पत्ति का माना सिद्धांत अगर पूछा जाता है किसने दिया है तो हट्टन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर क्या हो जाएगा? हट्टन हो जाएगा। नेक्स्ट है अपराध संबंधी सिद्धांत को मूल्य अभिमुखीकरण या विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है? अपराध संबंधी सिद्धांत का। ऑप्शंस में है हट्टन, एल्बर्ट कोहेन, हेनरी गोडार्ड, रेकलेस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्बर्ट कोहेन हो जाएगा। किसका हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्बर्ट कोहेन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म मानव समाज का सर्वव्यापी, स्थायी और शाश्वत तत्व है जिसे समझे बिना समाज के रूप को हम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। अब ये कहना किसका है? ऑप्शंस में है जॉनसन, टाइलर, किंग्सले डेविस और एमाइल दुर्खीम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका कहना है? किंग्सले डेविस का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्त्रीकरण के प्रतिमानों के रूप में परिस्थिति समूहों एवं सामाजिक वर्गों में किसने अंतर दिया है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टी.बी. बोटोमो, टी.एच. मार्शल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर हो जाएगा, ठीक है। मैक्स वेबर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसका कहना है कि जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है? ठीक है, जाति को संगठित वोट बैंक बताया है। ऑप्शन देखिए, एस.सी. दुबे हैं,
आंद्रे बेत्ते हैं, GS घुरिये हैं, MN श्रीनिवास है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? MN श्रीनिवास। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक व्यवस्था को समाजीकरण के यंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण के यंत्र में वर्गीकृत किया है? ऑप्शंस में है रेडक्लिफ ब्राउन, टॉलकट पार्सन्स, RK मर्टन, नाडेल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉलकट पार्सन्स। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था को समाजीकरण के यंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण के यंत्र में वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉलकट पार्सन्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नियोजन लोगों की सहभागिता से किसी देश की सरकार द्वारा परिवर्तन का एक चेतन प्रयास है। किसने कहा है? ऑप्शंस में है गुरनाम मिर्डॉल, लेविस लार्विन, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर गुरनाम मिर्डॉल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समाज का केंद्रक राजनीति को मानते हुए तर्क दिया कि जब जब राजनीति का स्वरूप बदलता है समाज परिवर्तित होता है? ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, पेरेटो, अल्थ्यूजर, मैक्स वेबर। तो समाज का केंद्र बिंदु राजनीति को मानते हुए कहना कि जब जब राजनीति में राजनीति का स्वरूप बदलेगा तो समाज भी उससे बदलेगा, समाज में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये कहना पेरेटो का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस को प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, मतलब कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? जिसमें से विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित रमाबाई, सरोजनी नायडू या फिर राजकुमारी अमृत कौर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1925 कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां वार्षिक अधिवेशन होता है, ठीक है, और ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा 1925 में, ठीक है। 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसे भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? विवेकानंद हैं, राजा राम मोहन रॉय हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, दयानंद सरस्वती हैं। तो भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक या भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी इनको बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर पूछा जाए तो भी यही होंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक पूछ लिया जाए तो भी राजा राम मोहन रॉय ही हैं। आधुनिक भारत का जनक या आधुनिक भारत का पिता तो भी राजा राम मोहन रॉय को ही बोलेंगे कि इन्हें कहा जाता है। और प्रथम आधुनिक पुरुष या फिर प्रथम आधुनिक युगदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय है, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से, भारतीय जागृति का जनक यहाँ पर पूछा गया है राजा राम मोहन रॉय। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए भारतीय पुनर्जागरण का पिता, ठीक है, तो यही होंगे। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तो भी इन्हीं को ही बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक तो भी यही हैं। आधुनिक भारत का पिता तो भी राजा राम मोहन रॉय को ही बोला जाएगा। और प्रथम आधुनिक पुरुष व प्रथम आधुनिक युगदूत के रूप में किसे जाना जाता है? तो भी राजा राम मोहन रॉय को ही आपको टिक करना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति का उल्लेख कहाँ पर है? किसमें है? संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात पूछी गई है, किसमें की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल क्या है? 51 है, ठीक है। आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है? 51 में है ये बात। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया था? ठीक है, तो जो मूलभूत कर्तव्य हैं इनको भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया? 1970, 1976 है, 1978 या फिर 1980। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1976। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब किस कंट्री के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है मूल कर्तव्यों को, ठीक है। और इसे सरदार यानी कि जो मूलभूत कर्तव्य हैं, ठीक है, इन्हें
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर ही 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 42 है, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा ही तब इनको मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, शामिल किया था। अब किस समिति की अनुशंसा अगर पूछ ली जाए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की जो अनुशंसा हुई थी उसके आधार पर ही इसे शामिल किया गया था, ठीक है, रशिया से लिया गया, 1976 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है, ऑप्शन देखिए, अनुदेशों के प्रारंभ में विद्यार्थियों का कार्य निष्पादन, अनुदेशों के दौरान अधिगम की प्रगति और विफलता, अनुदेशों के अंत में उपलब्धि की स्थिति, अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि आर्टिकल किस आर्टिकल में है मूलभूत कर्तव्य, तो 51A, ठीक है, 51A में है, मौलिक कर्तव्यों की बात की गई और टोटल कितने हैं, 11 हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शेवराय पहाड़ियाँ या फिर इनमें से कोई नहीं, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है काली मुद्रा क्या है, या अवैध मुद्रा होती है, या जाली मुद्रा है, या खराब मुद्रा है, या यह यानी कि जो काली मुद्रा है वह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है, तो क्या है यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन डी है, यह अवैध आय है और इस पर जो इनकम टैक्स है वो नहीं दिया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सी राजगोपालचारी, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा गया कौन था, तो जे.बी. कृपलानी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप या फिर मांडू का महल, तो कौन विश्व धरोहर स्थल में सूची में नहीं है शामिल, तो मांडू का महल, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेलीफोन निम्न में से किसका एक उदाहरण है, रेखीय संचार का, अरेखीय संचार का, यंत्रीकृत का या फिर में से कोई नहीं, तो ये रेखीय संचार में आएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।